नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इंडिया गठबंधन की एकजुटता, राज्यवार चुनाव में मिल रही हार या फिर आने वाले चुनाव में मिलने वाली हार, 2024 लोकसभा चुनाव में हार की आशंका ने मोदी सरकार को इतना बेचैन करके रख दिया कि उसके बाद अचानक से वन नेशन वन इलेक्शन का प्लान भी सामने आ गया। और इसके लिए एक ऐसी कमेटी का गठन हुआ है जिसमें ऐसे सदस्य को शामिल किया गया है जिनके खिलाफ तो ईडी के जांच चलने चाहिए थे। ईडी उनके पीछे इस कदर टूट पड़ती जैसा कि विपक्ष के नेताओं के प्रति ईडी टूट पड़ती है। लेकिन यहां पर उस व्यक्ति को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में सदस्य बनाया गया है, जबकि उनके विकल्प के तौर पर भारत में एक से बढ़कर एक ताकतवर प्रख्यात विद्वान वकील हैं जिनके सलाह मशवरे के सहारे वन नेशन वन इलेक्शन प्लान को वो आगे बढ़ा सकते थे। अगर उनके मन में इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कोई डर है और वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार के लिए किसी संजीवनी की तरह है, तो उसमें भी वो जो कमेटी बनाए हैं उस कमेटी के सदस्यों को लेकर इस वक्त फंस गए, सवाल खड़े हो गए। क्योंकि उनके मन में तो यही है कि संजीवनी हमें मिल जाएगी, लेकिन सवाल तो विपक्ष पूछ ही रहा है। जैसे ही उस कमेटी के मेंबर्स के नाम सामने आए तो सबसे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया, अमित शाह को चिट्ठी लिख डाली। हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसके बारे में ईडी को जांच करना चाहिए था, वो कोई और नहीं, इस देश के नामी वकीलों में शुमार हरीश साल्वे का। हरीश साल्वे पनामा पेपर केस और पंडोरा पेपर केस में आरोपी हैं, उनका नाम आया था। इसका मतलब क्या होता है? पंडोरा पेपर लीक और पनामा पेपर लीक ऐसे भारत के बड़े बड़े नामी लोग जो अपने संपत्तियां छुपाते हैं, जो भारत की जांच एजेंसियों से आंख मिचौली कर संपत्ति अर्जित करते हैं और विदेशों में वो धन जमा करते हैं, ऐसे पेपर्स में इन लोगों के नाम होते हैं। हरीश साल्वे का भी नाम उसमें आया था और ऐसे व्यक्ति को इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में मेंबर बनाया गया है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए कि इस कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे एचएलसी के सदस्यों में से एक हैं। एचएलसी मतलब जो ये इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हाई लेवल कमेटी बनी है उसको लेकर है, यानी कि 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति जिसे बोल सकते हैं आप। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इसके अन्य सदस्य हैं। और प्रस्तावना में क्या कहा गया है जरा वो भी देख लीजिए। प्रस्तावना में कहा गया है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना वांछनीय है। भारत सरकार एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करती है और इसमें जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं वो विशेष मेंबर के तौर पर आएंगे जब भी जरूरत महसूस होगी और वहां पर वो मॉनिटर करेंगे, देखेंगे। लेकिन इनकी अध्यक्षता जो है कंप्लीटली राष्ट्रपति रह चुके रामनाथ कोविंद के पास है। मोदी सरकार के तमाम चहेतों की लिस्ट इसमें है ताकि जब इस कमेटी की रिपोर्ट आए वो यही आए कि हाँ, तत्काल जरूरत है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन प्लान को लागू कर दिया जाए। तो क्या अब तक जितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए उन सब चुनावों को रद्द कर दिया जाएगा, ये सारी शक्तियां भंग कर दी जाएंगी और फिर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत फिर से एक साथ पूरे देश में चुनाव करवाए जाएंगे जो राज्यवार भी होंगे और केंद्रीय चुनाव भी होंगे? सवाल तो उठेंगे, इस पर मंथन की जरूरत है, ये लोग मंथन करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरत यह थी कि यह बात देश की आम जनता से भी राय मशविरा करने की जरूरत होती और इसके लिए आम जनता के जनप्रतिनिधियों को विधानसभा में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, विधान परिषद में, हर जगह बुद्धिजीवियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहस कराते, चर्चा कराते ताकि समझ में आए चीजें। क्या यह देश वन नेशन वन इलेक्शन प्लान के लिए तैयार है? क्या वाकई में इस देश की यह मांग है
क्या यह प्राथमिक मुद्दे हैं, या हमें अभी तक जो संविधान में हमें जितनी ताकतें मिली हुई हैं उसके सहारे जिस प्रकार से ये चुनावी सिस्टम चल रहा है वही सही है? क्या उचित होता? ये सब तो पहले खुले तौर पर बहस के रूप में सामने आने चाहिए थे। ये कमेटी तो बाद में गठित होती, लेकिन सब कुछ आनन फानन में किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ही समय के बाद आपको सुनने को मिले कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई है कि फैसला यह हुआ है कि यह देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार है। आश्चर्य होगा। चलिए, बात हम कर रहे थे हरीश साल्वे जी की। हरीश साल्वे हमेशा से विवादों में रहे हैं। इस वक्त इन्होंने तीसरी शादी की है, ये अभी अभी की खबर भी सामने आई है। और हरीश साल्वे ऐसे वकील हैं जो भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, लेकिन जो इनके ऊपर गंभीर आरोप हैं वो जानना जरूरी है। इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर प्रशांत भूषण का एक ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया है, हरीश साल्वे who is appointed by government in the One Nation One Election panel figures in the Panama Papers and Pandora Papers as holding secret accounts in tax havens. What happened to the Modi's promise of getting back black money and giving citizens 15 lakh each? इन्होंने कहा है कि हरीश साल्वे वो व्यक्ति हैं जिसे वन नेशन वन इलेक्शन वाली टीम में रखा गया है, और इनका नाम जो है पनामा पेपर में और पेंडोरा पेपर लीक में आया भी था। और इसमें बताया गया कि ये उन व्यक्तियों में, उन सेलिब्रिटी लिस्टों में शामिल हैं जो टैक्स हेवन कंट्रीज में अपने सीक्रेट अकाउंट्स रखे हुए हैं, और यह हमारी जांच एजेंसियों के आंखों में धूल झोंकने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है मोदी जी से, क्या हुआ मोदी जी, आपने जो वादे किए थे ब्लैक मनी वापस लाने का, 15 लाख रुपए हर नागरिक के खाते में डालने का। और फिर इसी को लेकर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के एक लिंक को भी शेयर किया है, और इस लिंक में भी उसी की बातें हैं। फ्लैशबैक द 2016 पनामा पेपर्स एंड द स्कैंडल बिहाइंड फेमस नेम्स एंड देयर ऑफशोर एंटिटीज। और इसमें जो कुछ तस्वीरें हैं, इसमें देखिए विजय माल्या हैं, हरीश साल्वे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन हैं, इन सब के नाम उसमें आए थे। कई लोगों के, भारत में से तो कम से कम 500 से अधिक लोगों के नाम होंगे, और दोनों पेपर मिला दे तो यह संख्या और बढ़ जाती है। और यह सब कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब यह पेपर लीक हुआ था तो उसमें खुलासे हो गए थे। भारत में हड़कंप मचा था। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को यह निर्देश दिया था कि इस मामले की तेजी से जांच कीजिए, लेकिन जब बात हरीश साल्वे पर आती है तो हरीश साल्वे मजे हुए वकील भी हैं, और ऐसे में ईडी उनका क्या कर पाई है? अगर कुछ कर पाई होती तो इसका खुलासा अब तक देश के सामने हो गया होता। ईडी इनके खिलाफ नहीं गई। ईडी जाती है सरकार जिन पर इशारा कर दे, वो इशारे होते हैं विपक्षी दलों के नेताओं पर। टारगेट उन्हें किया जाता है क्योंकि राजनीतिक हित जो उन्हें साधने होते हैं। अब ऐसे में हरीश साल्वे चर्चा का विषय बन चुके हैं, क्योंकि इनके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा खुलासा किया था, और प्रशांत भूषण उस वक्त भी ट्वीट किए थे, आज भी ट्वीट कर रहे हैं। एक ट्वीट उनका और दिखाते हैं हम आपको। सुप्रीम कोर्ट लॉयर हरीश साल्वे, अ फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, acquired the Marshall Company Limited in the British Virgin Islands in 2015 to own a property in London. Pandora records investigated by Express show he is now appointed member of One Nation One Election panel by government. यहाँ पर देखिए कहा गया है प्रशांत भूषण के द्वारा कि ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हरीश साल्वे हैं जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उन्होंने मर्सुल कंपनी को एक्वायर किया था इन द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड 2015 में, और फिर लंदन में भी जो उन्होंने ये प्रॉपर्टी ओन किया है। ये सारी बातें इसमें क्लियरली कही गई है कि ये सब कुछ जो घटना घटी है ये पेंडोरा रिकॉर्ड्स में है, पनामा रिकॉर्ड्स में है। तो एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी जानकारियां छुपा रहा है, जो सीक्रेट पैसे जमा कर रहा है, जो काला धन जमा कर रहा होगा, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, वो व्यक्ति वन नेशन वन इलेक्शन हो या ना हो भारत का भविष्य तय करेगा। अब सोचिए कि यह कितना बड़ा खेल है। मोदी सरकार अपने पसंद के वकील को पकड़ते हैं, और सॉलिसिटर जनरल 1999 से 2002 तक में वाजपेयी जी के सरकार में रहे होंगे। अब सोचिए कि हरीश साल्वे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। क्या भारत में पी चिदम्बरम इसके लायक नहीं थे? क्या कपिल सिब्बल इसके लायक नहीं थे?
क्या इसके लायक प्रशांत भूषण नहीं है? क्या इसके लायक दुष्यंत दवे नहीं है? इतने सारे नामी वकील हैं, आप चुन सकते थे जिनके पास विजन है। क्या हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के वैसे रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी नहीं है जो इस देश के लिए एक अच्छे मिसाल के तौर पर साबित हुए होंगे? तमाम ऐसे लिस्ट मिल जाती, लेकिन इन्होंने चुना हरीश साल्वे को। तो सवाल तो उठेंगे, ऐसे में क्यों नहीं यह माना जाए कि सरकार इस मामले में एकदम से क्लियर है, साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराकर ही मानेगी और यह जल्दबाजी में भी लिया गया फैसला साबित हो सकता है। तो सोचिए जरा, जिनके कमिटी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सरकार के इशारे पर चलेंगे, वो आपके लिए, देश की जनता के लिए कितना ही निष्पक्ष रिपोर्ट दे पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।